बैंकिंग की हमने बात नहीं की, बैंकिंग पर देख लेते हैं और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर रुख करेंगे, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे। निफ्टी बैंक ने क्या किया है? निफ्टी बैंक भी एक दायरे के अंदर इस हफ्ते में कंसोलिडेट करता रहा है। उसने बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल्स तोड़े नहीं हैं, ऊपर कोई बहुत सुगबुगाहट ऊपर की ओर जाने की इच्छा दिखाई नहीं है। तो इस माहौल में यहाँ पर इस चार्ट पर आप नए हफ्ते में किस तरह के संकेत लेकर के चलेंगे? जी, देखिए बैंक पे ना वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से नेगेटिव होने का सिचुएशन नहीं है। जो इंडसइंड बैंक का जो नीजर था रिएक्शन हो गया, खत्म हो गया। लेकिन ओवरऑल बैंक पे नेगेटिव होने का कोई रीज़न नहीं है, एंड दैट टू इन अ सिचुएशन जहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ रही है, जहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ सकता है और जहाँ पे आपका रेट कट होना शुरू हो सकता है। तो सब कुछ अल्टीमेटली बैंक का बिज़नेस क्या है? बैंक का बिज़नेस है बोरोइंग एंड लेंडिंग। एंड व्हाट टाइप ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग? बोरो चीप, लेंड एक्सपेंसिव। तो बोरो चीप, लेंड एक्सपेंसिव करने में भी तो आप करें, लेकिन जो आप लेंड करने जा रहे हैं, सामने वाले की लेने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। एंड देयरफॉर एक जो लेंडिंग जो रेट होता है, वो भी ऐसा मॉडरेट होना चाहिए कि सामने वाला जिसमें जिसमें रेट पे बोरो करे, उस पे वो अपने खर्चे निकाल के पैसा बना पाए। तो अब जब आपका रेट कट होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, इससे क्रेडिट ऑप्टिक और जो होगा, इन सब मुझे तो लग रहा है कि बैंक के लिए बहुत ही सुनहरा समय आना चाहिए। अब करेक्ट तो अभी नहीं हो रहा है, मार्केट से एक बारी थोड़ा बॉटम बनता हुआ दिखे तो बात करें उसके, लेकिन मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली बैंक्स के लिए जो सिचुएशन होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा बनना चाहिए। तो कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, उसकी डिस्कशन तो चलती रहेगी। अभी तक तो हम 50,000 से 49,200 300 की तरफ आए हैं। देखते हैं, मे बी 49,000 के ऊपर में भी व्यू लेंगे, अभी नहीं ले पा रहे वो। लेकिन बैंक का बहुत बीएफएसआई एज ए सेक्टर, एक्सेप्ट फॉर दी बैंक्स एंड एनबीएफसी जिनका एक्सपोजर अनसिक्योर्ड क्रेडिट में ज़्यादा रहता है, उनको छोड़ दीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे इंडसइंड जैसे झटके आते रहेंगे। और क्या है ना, देखिए, आप बोलेंगे कि कोई बैंक चल रहा है, इतना चल गया। इंडसइंड जैसा झटका आता है ना, या येस बैंक जैसा झटका आता है, या फिर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जैसा झटका आता है, ये सब झटके बिना बोले आते हैं और सब कुछ लेके चले जाते हैं। इसलिए सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए और उन 20 चीज़ों में वो चीज़ ढूँढना चाहिए जिसमें आपको सेफ्टी का रिस्क नहीं हो। अगर नीचे है भी तो कभी उससे एग्ज़िट मिले अच्छे समय में। तो बीएफएसआई एज़ ए सेक्टर एक्सेप्ट फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिट वाले जो कंपनीज़ हैं या फिर गोल्ड लोन वाले जो एनबीएफसीज़ हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो उन पे मैं पॉज़िटिव हूँ। मुझे तो ठीक लग रहा है राजीव जी। और ये जो आप बार-बार स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, एक्चुअली बहुत देखा जाए तो आपके डब्ल्यू शेप रिकवरी वाला स्ट्रक्चर ये है, पोटेंशियली है। कम से कम एक 49,000 49,500 भी निकले तो फिर उसकी बातचीत शुरू की जाए। जी। डब्ल्यू शेप, मैंने आपसे इस बारे में पहले पूछा था कि एक पोटेंशियल डब्ल्यू शेप बन सकता है या नहीं। और सही बात यह है कि जिस तरह का पेसिमिज्म इस समय बाजार में रहा, उस पेसिमिज्म में ये सवाल पूछना जो है, थोड़ा सा एक जोखिम भरा, या कह लीजिए कि मतलब खुद को बेवकूफ़ साबित करने वाला साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी चार्ट पे अगर कोई चीज़ दिखती है तो वो पूछना मेरा काम है। तो एक पोटेंशियल डब्ल्यू शेप इस तरह का, मतलब ठीक है, हम एकदम इसके बेसिस पे कोई तुरंत जाकर के बैंकिंग शेयर या इंडेक्स भर ना लें अपनी झोली में, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये एक संभावना खुलती है। हाँ, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हम कभी भी इस चार्ट से नहीं समझ पाएँगे, बिकॉज़ ये चार्ट तो आपका लोअर लो है। इसको समझने के लिए आपको फंडामेंटल्स समझना पड़ेगा, वैल्यूएशन समझना पड़ेगा, और उससे मुझे ऐसा लगता है कि फ़ेवरेबल सिचुएशन है यहाँ से जी, बैंक्स के लिए। खाली एक कोई रिवर्सल का लेवल दिख जाए, फिर इसको थोड़ा और एम्फैटिकली आगे लेके चला जाए। जी, बट जो फंडामेंटल्स हैं वो इस फ़ेवर में हैं कि बैंक में ज़्यादा डाउनसाइड नहीं होना चाहिए बैंक इंडेक्स में। लेकिन क्या है ना जी। कि मार्केट ऐसी चीज़ है कि जब तक हो ना जाए मुँह बंद करके रहें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अ, अभी लोअर लो में ही हैं, तो कभी भी जो डब्ल्यू शेप
में जो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन का जो बॉटम होगा, उसमें आप हमेशा ही लोअर लो में रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, किसी भी डब्ल्यू शेप में नहीं होगा कि आप लोअर लो में ना रहें और ये डब्ल्यू शेप बन रहा हो। चलिए, इस पे भी समझ लेते हैं। देखिए, लोअर लो का ऐसा नहीं है राजीव जी। इस लोअर लो में प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपके पास जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, वो कंड्यूसिव नहीं है। अगर मिड कैप, स्मॉल कैप में ऐसी अफरा-तफरी नहीं होती, 1, 2 वो उधर में यूएस के 2 बच्चे अफरा-तफरी नहीं मचा रहे होते। 3 अगर हमारा क्या बोलते हैं, निफ्टी डाउन ट्रेंड में नहीं होता, तो इस व्यू को लेके मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता डिसीजन लेने में और बताने में कि डिसीजन ले लिया। फटाफट डिसीजन ले लेंगे। लेकिन एक फेवरेबल पैरामीटर मिले, जिसके बेसिस पे मैं डिसीजन लेके आपको बोल पाऊँ, अभी तक वो नहीं है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। कहीं पे नहीं। और उसके भी ऊपर आप समझें कि अगर ये मस्क और ट्रम्प का कहर नहीं होता, तो शायद मैं 90% एटलीस्ट 85% मैं पॉजिटिव होता ये कहने के लिए कि बैंक बीएफएसआई में ज़्यादा डाउनसाइड नहीं। अब टेक्निकली इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, चैलेंज की जा सकती हैं, व्हिच आई एग्री। लेकिन जिस चीज़ ने आपको पिछले 3 साल से परेशान ही किया है और उसके सारे जो पैरामीटर्स हैं, वो उसके लिए आने वाला समय गोल्डन पीरियड बता रहे हैं। तो कोई रीज़न नहीं है उसमें बिलीव करने का कि उसमें अपसाइड नहीं आनी चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि अभी जो अंडर करंट है वो पॉज़िटिव नहीं है, तो वो ये भी झेले। लेकिन जी, फ्यूचर मुझे तो ब्राइट लगता है। बिल्कुल। वैसे नवेंदु जी कमेंट कर रहे हैं कि अगर इसको ध्यान से देखें तो डब्ल्यू शेप के बदले इसमें आपको हेड एंड शोल्डर दिख जाएगा। हेड एंड शोल्डर तो भाई साहब ऐसी चीज़ है ना, वो कहीं भी दिख जाती है। बहुत ऐसी चीज़ है, बादलों में जैसे लोग आकृति देख लेते हैं, वैसे पूरे टेक्निकल्स के लिए ही ये बात कहते हैं, लेकिन खास तौर पे हेड एंड शोल्डर में होता है, कहीं भी दिख जाता है। शायद वो इस पैटर्न के लिए कह रहे होंगे जिसकी नेकलाइन ये बनेगी कि यहाँ से ये कंधा शुरू हुआ, ये हेड बना और ये एक छोटा कंधा बना। लेकिन शमिश, नहीं, मेरा बेसिक ऑब्जर्वेशन ये होगा कि इस तरह का हेड एंड शोल्डर अगर चढ़ते हुए ग्राफ में बनता तो खतरे का संकेत होता। बॉटम पे ऐसा हेड एंड शोल्डर थोड़ा ही बनेगा। लेकिन अगर हुआ, अगर ये नेकलाइन टूटा, तो आप भी कहेंगे कि हाँ, ये फिर एक बड़ा ब्रेकडाउन होगा यहाँ से। काम आप इस चार्ट को ऐसे ही सँभाल के रखिएगा। नवेंदु, जो आपने सवाल पूछा है, देखिए आपके एजुकेशन के लिए समझाता हूँ, ओके। पहली चीज़ कि हेड एंड शोल्डर्स इंट्राडे चार्ट पे भी रीड करते हैं, फाइन। आप हेड एंड शोल्डर्स किस पर्सपेक्टिव में आप रीड कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपका हेड एंड शोल्डर्स का क्या इन्फरेंस होगा। यहाँ का जो हेड एंड शोल्डर्स जो राजीव जी ने अभी बना के बताया है, उसमें किसी भी तरह से हेड एंड शोल्डर्स का कोई चांस नहीं। बिकॉज़ लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर्स की स्क्यूनेस बहुत ज़्यादा है। इसमें एक आप चीज़ बना सकते हैं व्हिच इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर्स, जिसमें आपके पास 2 हेड है और आपके पास एक लेफ्ट में शोल्डर है और एक राइट में शोल्डर है। लेकिन जब आप उसकी नेकलाइन लेके जाएँगे तो वो नेकलाइन नहीं राजीव जी, ये नेकलाइन आपको ना बनाना पड़ेगा। टेक द लो ऑफ 14th August 2024 and take the low of 13 January 2025, ओके। बनाइए इसका लेके हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन, और अभी आप बताइए कि जब तक ये हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकडाउन होगा, तब तक कहाँ जाएगा बैंक इंडेक्स। तो देखिए, कोई भी चीज़ एक सिर्फ एक चीज़ अगर हमने पढ़ लिया हेड एंड शोल्डर्स, उसको अगर आप बाकी तरीकों से रीड नहीं करेंगे, तो उसका सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। आप अगर यही यही अगर पैटर्न निफ्टी आईटी पे आप बना के दीजिए मुझे, विथ सच ए प्रीमियम वैल्यूएशन, माय बेट विल बी कि सम डे इट हैज़ टू ब्रेक डाउन। लेकिन यही पैटर्न गिवन फंडामेंटल्स ऑफ द बीएफएसआई सेक्टर, मेरा स्ट्रांग बिलीफ रहेगा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। और अगर क्रैक डाउन होगा, अगर हुआ तो दैट विल बी ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, जो मुझे अभी नहीं दिख